हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके थ्योरी पोर्शन जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मतलब पोर्शन है वो सारा मैंने 10-12 यानी कि वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर दिया होगा। शायद 10-12 नहीं तो 7-8 तो हो गई। तो सारे वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और प्लेलिस्ट भी अरेंज है, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को मतलब कि कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे समझ सकते हैं। तो होप सो आप लोगों ने वो सारा वीडियो देखा होगा, और नहीं भी देखा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम लोग आज क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी दैट रिलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इन चारों में से कौन सा है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करता है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी यू, यानी कि हीट, वर्क और एनर्जी। तो देखिए ना तो यहाँ हीट है ना एनर्जी, वर्क है, एनर्जी है, तो एनर्जी रिलेट करेगी। ठीक है। इन प्रोड्यूसिंग कूलिंग बाय एडियाबैटिक डायमेंशनल वी यूज़ किस तरह के सब्सटेंस यूज़ करते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी आपस में बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को कौन सा कहता है, इफ़ टू सिस्टम आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल देन दे देमसेल्फ आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यही वाला स्टेटमेंट जो है इस बात को कहता है कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे एक दूसरे में साथ। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू बॉडी हाई टेम्परेचर। तो देखिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बॉडी मतलब इस रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल पर ही यही होता है कि बॉडी जो है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हॉट बॉडी की तरफ जाता है, मतलब हीट ऑफ फ्लो जो होता है कोल्ड से हॉट की तरफ होता है। बट सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है और रेफ्रिजरेटर में वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट के लिए ये वाला ऑप्शन सी सही होगा, इज़ पॉसिबल बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, कि मतलब बॉडी कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी, टेम्परेचर फ्लो होगा, तो तभी होगा ये जब कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाए। उसके बाद क्या है, इन कॉर्नोट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज, देखिए कॉर्नोट साइकिल में मैंने बताया था कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये मैंने लेक्चर्स में अपने बता रखा है, तो आप लोग को इसीलिए कह रही हूँ कि ज़रूर से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर क्या है, एन इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर 30 केल्विन एंड 300 केल्विन, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पूछा है तो हम लोग ने इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला जाना है, क्या होता है, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पे T2 हमेशा लो होता है जो क्योंकि टेम्परेचर होता है सिंक का, और T1 हमेशा हाई होता है क्योंकि टेम्परेचर होता है सोर्स का। तो यहाँ T2 का काम करेगा, मतलब जो कम टेम्परेचर की वैल्यू है यानी 30 केल्विन, और हाई यानी T1 का काम करेगा 300 केल्विन। तो 1 माइनस 30 अपॉन 300 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 300 माइनस 30 अपॉन 300, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 आएगा, परसेंट में हम लोग 90% लिख सकते हैं। तो इफिशियंसी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, फर्दर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसी तरीके से उसे करेंगे, बट कंडीशन एक ही है। यहाँ पे तो आपको केल्विन में दिया है, बट अगर आपको केल्विन में ना देके डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसे केल्विन में चेंज करेंगे, तभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिना केल्विन में चेंज किए आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपको 273 ऐड कर देना है। मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो आपको केल्विन में करने के लिए उसको 5 में 273 जोड़ देंगे तो 278 इतने केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि द इफिशियंसी ऑफ कॉर्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। देखिए स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, 100 में हमने 273 को जोड़ दिया तो 373 केल्विन।
आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि 0 डिग्री यानी कि 273 यानी 273 केल्विन। अब हमें इफिशियंसी निकालना है, तो 1 माइनस 273 बटे 373। हमेशा जाने का हाई टेम्परेचर हमेशा नीचे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोर्स का होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 26.8%, 26.81%। कौन सा ऑप्शन सही है? 26.81%। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज आर। देखिए, अपने लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जो स्लोप का रेशियो हम लोग लेते हैं कितने किसके बराबर आता है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, तो वो गामा के बराबर आता है, तो गामा आंसर सही हो जाएगा। फिर द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये फिर एफिशिएंसी का क्वेश्चन आया है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो सबसे पहले आप 127 में आप लोग 127 में आप लोग 273 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, बट इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होती है? हाफ kT होता है, यानी इसमें टेम्परेचर का टर्म आता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द गैस पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियो लेक्चर में दिया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। फिर क्या है? एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट। जानते ही होंगे आप लोग कि एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है कांस्टेंट हीट। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो वो आइसोथर्मल होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबारिक होता है, और हीट कांस्टेंट होती है तो एडियाबेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अ डायटोमिक गैस एट 18 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली to 1/32 times of original volume, the temperature after compression will be। इसका आंसर आएगा 891 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया है ये आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें 132 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम करके आपको निकालना है, एकदम आंसर आ जाएगा। नहीं आ पाएगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे, बट इसे आप लोग पहले खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये है द गैस लॉ, PV/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ट्रू होता है। देखिए, आइडियल गैस क्या होता है? PV इज इक्वल्स टू NRT, तो PV/T कर देंगे इज इक्वल्स टू NRT यानी कॉन्स्टेंट। ये ट्रू होता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए ही, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ जाइएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन की बात करें, अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर 100 डिग्री और 50 डिग्री, तो इफिशियंसी क्या होगी? सबसे पहले आप केल्विन में चेंज करेंगे, देन इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी पे क्वेश्चन हम लोग ने लगा लिया है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। बट हाँ, आपको क्वेश्चन का पैटर्न आना चाहिए कि किस तरीके से आपका आंसर आएगा। फिर क्या है? अ रिवर्सिबल इंजन कैन 100 डिग्री एफिशिएंट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तभी और तभी 100 डिग्री मतलब 100% एफिशिएंट हो सकता है जब टेम्परेचर क्या हो? 0 केल्विन हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन दिया गया है 0.4, टेम्परेचर दिया गया है सिंक का 27 डिग्री, टेम्परेचर बताना है सोर्स का। तो इस पे देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। T2 लो होता है क्योंकि सिंक का टेम्परेचर होता है, T1 आपका हाई होता है क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो हमें T1 की वैल्यू निकालना है, T2 की वैल्यू दी है, ईटा की वैल्यू दी है, ईटा की वैल्यू दी है 0.4, और T2 की वैल्यू दी है 27 डिग्री, जिसे हम केल्विन में बदलेंगे तो 300 आएगा। तो 1 - 300/T1, T1 को सॉल्व करेंगे 500 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा, तो इसका आंसर ज़रूर आएगा और आएगा 500। मैंने फॉर्मूला बता दिए, कैलकुलेशन टर्म मैंने नहीं दिखाया है, बाकी आप सॉल्व करिएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 20 क्वेश्चन क्या है? द फिजिक्स अंडरलाइन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर क्लोजली रिजेंबल द फिजिक्स अंडरलाइन हीट इंजन, ठीक है। फिर 21 क्या है? द डोर इज रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम लेफ्ट ओपन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कि रूम जल्दी ही गर्म हो जाएगा, द रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली। तो होप सो ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपने सीखा है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।